अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बता रही हूँ, उम्मीद है कि ये सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। और अगर आपको लगे कि आपके किसी भी क्वेश्चन का मटेरियल कम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मुझसे मज़ीद इसका PDF में मटेरियल भी ले सकते हैं। तो आज हम चलते हैं 8610 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी मेरा इरादा नहीं था कि क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों के फ्रेंड के मैसेजेस की वजह से एक दफ़ा फिर से मुझे हिम्मत मिली जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कीजिएगा कि जिस तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसी तरह आप ये इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। ठीक है, इसे अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट जो जितनी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उनके नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पे। ये है जनाब, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कोर टू ऑल एजुकेशनल प्रोसेस। For example, formulating objectives, developing content, teaching methodologies, assessment. Illustrate the importance of educational psychology for a school teacher with real classroom examples. अच्छा, सबसे पहले तो आप सवाल को समझें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कोर टू ऑल एजुकेशनल प्रोसेस, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये तमाम एजुकेशनल प्रोसेस के लिए इट इज़ असेंशियल। तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं एजुकेशनल प्रोसेस में कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी असेंशियल है? वो है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग कंटेंट, टीचिंग मेथडोलॉजीज, असेसमेंट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है एसेंशियल है। ठीक है, तो अब आगे हम मेन क्वेश्चन की, ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, तो उस मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है, इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी इन तमाम कंटेंट्स के लिए जो हमें बताए गए हैं, जैसे फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग कंटेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, इनके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एसेंशियल है। ठीक है, तो यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमने इलस्ट्रेट करना है इसकी इम्पोर्टेंस को, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ स्कूल टीचर विद रियल क्लासरूम एग्जाम्पल। कि रियल क्लासरूम की एग्जाम्पल देते हुए हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को हमने इलस्ट्रेट करना है। तो हमें पता चल गया कि ये इस तमाम कंटेंट के लिए एसेंशियल है, यानी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डेवलपिंग कंटेंट और टीचिंग मेथडोलॉजी। तो इसके लिए हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। बुक है हमारी 8610। ठीक है, 8610 कोड पे आ जाएं। इसका आप खोलें जी चैप्टर नंबर, ये देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर था कि illustrate the importance of educational psychology for a school teacher with real classroom example। तो यहाँ से क्लासरूम टीचिंग में हमें इसकी एग्जाम्पल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका ये ओवरव्यू है। ये पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर 93। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। तो जैसा कि हमें पता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इन तमाम चीज़ों के लिए एसेंशियल है, यानी इसके अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट करना है, कंटेंट को डेवलप करना है, या टीचिंग मेथडोलॉजीज़ है, उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का अंडरस्टैंड करना जो ज़रूरी है। तो उसका आंसर हमें अपने इस चैप्टर में मिल जाएगा। एन अर्लियर व्यू ऑफ लर्निंग, अ लेटर व्यू ऑफ लर्निंग, ये तमाम चीज़ें साइकी को डिस्कस करती हैं एजुकेशन की। ठीक है, और रिसेंट व्यू ऑफ लर्निंग,
तो 94 ये पेज नंबर 94 है, लर्निंग डिफाइंड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस थ्रू आउट पूरे चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, और उसके बाद रीड आउट करने के बाद उसको अपने वर्ड्स में समराइज़ करना है। ठीक है, आप ये इधर से तमाम जो है वो लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगे कि आपका मटेरियल कम है, तो मैं वंस अगेन कहती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड्स को मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले से मालूम है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके तो पूछ सकते हैं, तो आप इसकी इस तरीके से जो है वो वजाहत करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा जो है वो, तो फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको उर्दू में भी इनकी डिटेल चाहिए, तो उनको उर्दू में भी डिटेल प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन ये इट्स अप टू योर डिमांड। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ही आपको उर्दू में डिटेल जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो है A4 पेपर जो है उसकी कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दी जाए। एग्जामिनर कंट्रोलर से बार बार पूछा गया है, और उनका ये कहना है कि A4 पेपर की जो है वो कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है। आप कोई सा भी, अगर A4 अवेलेबल है तो आप A4 यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कोई से भी पेपर जो है वो पूछ सकते हैं। और रेफरेंस लिखने के लिए मैं वंस अगेन, मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है वो मैसेज मुझे कर रही थी कि हमें रेफरेंस लिखने का तरीका जो है वो फिर से बताया जाए। तो इसके लिए आप किसी भी चैप्टर के एंड पे आ जाएं, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 के ही एंड पे चले जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये बिब्लियोग्राफी में आप देख सकते हैं गुदरी ER 1935 के द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग न्यूयॉर्क, तो ये रेफरेंस दिया गया है। अब इनके बारे में कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर इनकी एक्चुअल स्टेटमेंट जो है मौजूद होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा रेफरेंस है वो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पालोव। ठीक है, IP 1927, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब आप इसको अपने चैप्टर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जितने भी रेफरेंसेस दिए गए हैं ये आपके चैप्टर में मौजूद होते हैं। तो आपने भी इस तरह करना है कि अगर आप किसी बुक की स्टेटमेंट, अब ये बुक का नेम है कंडीशन रिफ्लेक्सेस लंदन, और इनके पब्लिशर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, और राइटर नेम है पाउलो IP, और 1927 इनका एडिशन है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बुक से कोई भी कोट जो है वो ऐड करते हैं तो आप उसका रेफरेंस इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में कहाँ लिखा गया है चैप्टर में, तो हम चैप्टर में पीछे चलते हैं, देखिएगा। ये हम देख लेते हैं इधर, जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 में ये फॉलो के बारे में बताया गया है 1927। उसकी बुक को कोट किया गया है, यानी उसने जो भी कोटेशन अपनी बुक के अंदर जो भी, तो उसको हमने साइट किया है, साइटेशन इसे कहते हैं या रेफरेंस कहते हैं। तो हमने इसका हवाला देना है, यानी जब भी आप किसी की बुक से कोई चीज़ कॉपी करके लिखते हैं तो अगर आप उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और रेफरेंस कोट नहीं करते तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। इट्स मीन कि आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप पे UMC का केस बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी बुक से कोई भी पैराग्राफ उठा के लिखते हैं तो आप उस बुक का रेफरेंस इस तरीके से दे देते हैं, जैसे कि हर हमारे चैप्टर के एंड पे आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बिब्लियोग्राफी में दिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप रेफरेंस दे देते हैं तो फिर वो आपका प्लेजरिज्म में नहीं आता। अदरवाइज प्लेजरिज्म बहुत आसानी से पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है UMC का केस बना के तो आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।